चलो हेडिंग डालो, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग इन पाइथन। तो अभी तक हमने पाइथन में जितनी भी कोडिंग हमने किया था और जितने भी हमने प्रोजेक्ट्स बनाए है ना, वो सब हमारा सी स्टाइल में था। ठीक है, तो स्टार्टिंग वाली क्लास में मैंने आप लोगों को बताया था कि पाइथन में हम दो तरह से प्रोजेक्ट पे काम कर सकते हैं, एक सी स्टाइल में और एक सी प्लस प्लस स्टाइल में। तो अगर आपको पाइथन में सी प्लस प्लस स्टाइल में अगर आपको प्रोजेक्ट बनाना है तो उसके लिए आपको क्लास एंड ऑब्जेक्ट बनाना होगा। ठीक है, तो अगर कोई भी आप पाइथन में प्रोजेक्ट बना रहे हो और सारा कोड अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट के इनसाइड अगर कर रहे हो तो उस पैटर्न को ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलते हैं। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का मतलब ही यही होता है कि जितनी भी कोडिंग आपको करनी है वो सब क्लास के इनसाइड करनी है। कोई भी आप एक क्लास बनाओगे है ना, मान लो आपने एक एम्प्लॉय नाम का एक क्लास बनाया और इसी क्लास के इनसाइड आप सारी कोडिंग करोगे। आ रही बात हमें? तो अगर आप कोई भी सारी कोडिंग अगर क्लास के इनसाइड अगर करते हो तो इस पैटर्न को क्या बोलेंगे? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड। आ रही बात समझ में? तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जब हमारा सी स्टाइल में सारे प्रोजेक्ट्स बन रहे हैं तो हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले कॉन्सेप्ट को क्यों फॉलो करें, है ना। और इंडस्ट्री में अगर रियल में अगर देखें तो सी स्टाइल में कुछ भी काम नहीं होता। जितने भी इंडस्ट्री में आप जाओगे, चाहे वो वेब डेवलपमेंट हो चाहे सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट हो, सारा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही कोडिंग फॉलो करते हैं। इसी स्टैंडर्ड को फॉलो करा जाता है, सी स्टाइल को फॉलो नहीं करते। क्योंकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल अगर आप फॉलो करते हो तो इसमें सिक्योरिटी ज़्यादा होती है। अगर आप क्लास एंड ऑब्जेक्ट बेस्ड अगर प्रोजेक्ट बनाते हो तो उस प्रोजेक्ट को कोई जल्दी हैक नहीं कर सकता। ठीक है, और भी एडवांस फीचर्स होते हैं जो सी स्टाइल में नहीं होते। तो हमें वन बाय वन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड के कॉन्सेप्ट को पढ़ना है। उसके बाद मैं आपको एक प्रोजेक्ट दूंगा, पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड, उस प्रोजेक्ट को आपको बना के दिखाना। क्लियर? तो इसका मतलब पाइथन में आप दो अलग अलग वे में काम कर सकते हो, एक सी स्टाइल में और एक सी प्लस प्लस। इतनी बात समझ में आ गई? और सबसे टिपिकल जो प्रोग्रामिंग है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड की होती है। तो अभी जो हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पढ़ने जा रहे हैं, समझ लो जावा जावा की प्रोग्रामिंग आपने देखी अगर होगी, उस तरह की प्रोग्रामिंग इसमें होगी। ठीक है, तो पाइथन में जो सबसे कॉम्प्लेक्स जो प्रोग्रामिंग होती है वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होती है। अभी तक जितने भी आपने प्रोग्रामिंग सीखा वो बहुत ही इजी था, है ना। तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग पैटर्न को फॉलो करने के लिए कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं जो आपको फॉलो करना है। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टोटल कॉन्सेप्चुअल बेस है। इसमें अलग अलग कॉन्सेप्ट बने हुए हैं और उसी कॉन्सेप्ट को आपको प्रोग्रामिंग में क्या करना है? इम्प्लीमेंट करना है। आई बात समझ में? तो सबसे पहले हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को स्टार्ट करने से पहले हमें उप्स के जो जो मेन मेन कॉन्सेप्ट होते हैं, पहले उस कॉन्सेप्ट को समझना है। ठीक है, और उसमें जितने भी कॉन्सेप्ट होते हैं उसको आप प्रैक्टिकली रियल लाइफ से कंपेयर कर सकते हो। हम रियल लाइफ में जो भी हम डेली करते हैं देखते हैं, उससे आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को आप को रिलेट कर सकते हो। ठीक है, तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग टोटल प्रैक्टिकल है, रियल लाइफ जो हम देखते हैं वैसे। आ रही बात समझ? तो अभी जब मैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के कॉन्सेप्ट बताऊंगा तो उसको मैं दोनों तरह से बताऊंगा, रियल लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग के टर्म में भी। तो दोनों तरह से आपको डिफिनीशन पता होना चाहिए। और इंटरव्यू में सबसे ज्यादा क्वेश्चन जो पूछेंगे वो इसी से पूछेंगे। क्लियर? और मैंने कल भी बताया था आप लोग को कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का उनको जरूरत है जो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट में जाते हैं। अगर आप पाइथन डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, फुल स्टैक डेवलपमेंट के लिए अप्लाई कर रहे हो, तो उसके लिए मस्ट है कि
ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग आपको स्ट्रॉन्ग लेवल पे आने चाहिए, ठीक है। डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में जाने के लिए ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की नीड होती नहीं है। मतलब हमें नहीं बनाना होता तो सारा काम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड ही है, लेकिन वो ऑलरेडी बना बना के देता है, हमें नहीं बनाना होता। तो जब हम डेटा साइंस, मशीन लर्निंग, एआई में जब हम काम करेंगे तो वहाँ पे बने बनाए क्लासेस मिलते हैं, बस हमें उसका ऑब्जेक्ट बना देना होता है। तो वहाँ पे हमें वो सारे कॉन्सेप्ट बनाने नहीं होते, खुद से बना बना के वो देता है। लेकिन अगर आप पाइथन डेवलपमेंट में जाओगे या फुल स्टैक डेवलपमेंट में जाओगे तो वहाँ पे पूरा प्रॉपर आपको कोड लिख के बनाना होता है। बात समझ में आ गई? तो यहाँ तक सबको क्लियर है? अब सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये पूछा जाएगा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता क्या है, इसका डिफिनीशन बताओ। तो हेडिंग डालो, डिफिनीशन ऑफ उप्स। उप्स का फुल फॉर्म अभी मैंने बताया, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सबसे पहला ही क्वेश्चन आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, व्हाट इज उप्स, ठीक है। तो बताओ। हाँ, हाँ, और तो इसका डिफिनीशन आप लोग नोट करो, बोल रहा हूं मैं। इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, इट इज प्रॉब्लम सॉल्विंग टेक्निक, it is problem solving technique to develop software system, to develop software system, to develop software system। देख लिया? आगे लिखो, it is a technique, it is a technique it is a technique to think all real world as a object, all real world as a object। हो गया? नेक्स्ट लिखो, इन ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, in object oriented programming implement everything as a object, इम्प्लीमेंट सर आगे क्या बोला आपने? implement everything as a object। तो इसका मतलब आपको ये बताना है कि जो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग होता है ये एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है, कोई लैंग्वेज नहीं है, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है, एक कॉन्सेप्ट है, एक टेक्निक है। और उसी कॉन्सेप्ट का यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर डेवलप करते हैं, ठीक है। और इस टेक्निक में सारा काम हमें ऑब्जेक्ट के थ्रू करना होता है, बिना ऑब्जेक्ट के इसमें आप कुछ भी नहीं कर सकते, ठीक है। इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। मतलब सारा कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर क्या है, बेस्ड। बिना ऑब्जेक्ट के इसमें कुछ भी काम नहीं होता। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है अभी डिटेल में बताऊंगा। अभी डिफिनीशन क्लियर हो गया सबको? तो उप्स के बारे में अगर आपसे पूछा जाता है तो सीधे सीधे यही बताना है, उप्स जो है बेसिकली कोई प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं होता, बल्कि एक कॉन्सेप्ट होता है, एक टेक्निक होता है जिसका यूज करके हम डिफरेंट डिफरेंट टाइप के सॉफ्टवेयर क्या करते हैं, डेवलप करते हैं। दीपक क्लियर है? जी सर। अब आपसे पूछा जाएगा कि अगर आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट यूज करते हो तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या होते हैं।
अगर मैं कोई सी स्टाइल में प्रोजेक्ट बना रहा हूँ और वही प्रोजेक्ट मैं C++ स्टाइल में बना रहा हूँ, क्लास एंड ऑब्जेक्ट का यूज करके बना रहा हूँ, तो इसके एडवांटेजेस क्या क्या है। तो अब हेडिंग डालो, एडवांटेजेस ऑफ ओप। तो अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग कॉन्सेप्ट को यूज करके प्रोजेक्ट बना रहे हो तो इसके मल्टीपल एडवांटेजेस होते हैं जो सी स्टाइल में नहीं होता। तो ये सब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा, एक तो डिफिनीशन और एक एडवांटेज। क्लियर? तो कौन कौन से एडवांटेज होते हैं? तो पहला एडवांटेज होता है सिंप्लिसिटी। अगर आप कोई भी प्रोजेक्ट ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड स्टाइल में अगर बना रहे हो तो उस कोड को अनदर डेवलपर को, प्रोग्रामर को समझना इजी होता है एज कंपेयर टू सी स्टाइल, क्योंकि इसमें कोड का क्लासिफिकेशन होता है। सारे कोड अलग अलग क्लासेस में डिवाइड होते हैं। एक्चुअली में जब हम प्रोजेक्ट बनाते हैं तो उस प्रोजेक्ट में अलग अलग मॉड्यूल होता है और हर मॉड्यूल को अलग अलग क्लास में डिफाइन कर दिया जाता है सेपरेट करके, तो उससे कोड समझना इजी हो जाता है। दूसरा, तो सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है कोड रीयूजेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में अभी जब हम कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इसमें एक इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट मिलेगा और उस इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट के होने की वजह से कोड को रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। एक्चुअली में क्या होता है, जावा में जब आप काम करोगे या जितने भी फ्रेमवर्क होते हैं, हर लैंग्वेज में आपको फ्रेमवर्क मिलेंगे वेबसाइट डेवलपमेंट करने के लिए। जावा के अपने अलग फ्रेमवर्क हैं, .NET के अपने अलग हैं, PHP के अपने अलग हैं, पाइथन के अलग हैं। तो पाइथन के अगर फ्रेमवर्क में जेंगो और फ्लास्क पे काम करोगे तो वो कोड रीयूजेबिलिटी को सपोर्ट करता है। तो जब हम जेंगो का सॉफ्टवेयर अपने सिस्टम में इंस्टॉल करते हैं तो जैसे ही हम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे तो उस जेंगो के सॉफ्टवेयर में पहले से बने बनाए बहुत सारे पहले से क्लासेस बना के दे देता है और उस क्लासेस में ऑलरेडी पहले से जो कॉमन फंक्शनैलिटी होती है वो पहले से डिफाइन करके दे देता है। अब हमें क्या करना होता है, जब हम जेंगो में कोड लिखना शुरू करेंगे तो हम उसमें अपना एक नया क्लास बनाएंगे और नए क्लास में जो पहले से बनी बनाई क्लासेस हैं उनकी प्रॉपर्टी को इनहेरिट कर लेंगे। तो इनहेरिट करने का एडवांटेज ये होगा कि हमारे जो जो हम नया क्लास जो हम बना रहे हैं उसके अंदर जो पहले से बनी हुई क्लासेस है उसकी सारी प्रॉपर्टी इनहेरिट हो जाएगी, तो मेरे को उतना ज़्यादा कोड लिखना नहीं पड़ेगा। आई बात सर में? तो ये फीचर होता है आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जो सी स्टाइल में नहीं होता। तो जिसका जिसका जेंगो है, फ्लास्क है, तो जब उस पर काम करना सीखोगे तो बने बनाए उसमें बहुत सारे पहले से क्लासेस बना के दे रखा है, बस उस क्लास को अपनी क्लास में क्या करना है, इनहेरिट करना है। ठीक है? तो इनहेरिटेंस रियल लाइफ एग्जांपल अगर देखें तो ग्रैंडफादर से फादर और फादर से चाइल्ड, तो चाइल्ड के अंदर ग्रैंडफादर की प्रॉपर्टी भी आ गई प्लस फादर की प्रॉपर्टी भी आ गई प्लस चाइल्ड की अपनी प्रॉपर्टी भी तो होगी। तो वही वाला कॉन्सेप्ट है, जब हमने अपना नया क्लास बनाया तो उसमें पहले से बनी बनाई क्लासेस की सारी प्रॉपर्टी आ गई प्लस हम अपनी नई प्रॉपर्टी भी उसमें डिफाइन करेंगे। तो ये सब एडवांटेजेस होते हैं जो कि सी स्टाइल में नहीं होते। उसके बाद आता है तीसरा, कोड मेंटेनेबिलिटी। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अगर करते हो तो उस कोड को मैनेज करना बहुत इजी होता है क्योंकि सब सेपरेट सेपरेट मॉड्यूल में अलग अलग कोड होते हैं। तो कभी भी आप कोई भी नया मॉड्यूल आप ऐड ऑन कर सकते हो, किसी मॉड्यूल को डिलीट कर सकते हो, है ना? तो ये फीचर देता है ओप्स। उसके बाद आता है कोड सिक्योरिटी। अभी जब हम क्लास बनाना सीखेंगे तो उस क्लास के अंदर हम दो टाइप का मेंबर बनाना सीखेंगे। एक प्राइवेट टाइप का मेंबर होता है और एक पब्लिक पब्लिक टाइप का मेंबर होता है। दो टाइप के मेंबर होते हैं और किसी भी क्लास के अंदर
कोई भी फंक्शनैलिटी अगर आपने प्राइवेट मेंबर के अंदर डाल दिया तो उस प्राइवेट मेंबर को डायरेक्टली कोई भी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू उसको डायरेक्ट एक्सेस नहीं कर सकता, वो सिक्योर हो गया। उसको उसी क्लास का जो पब्लिक मेंबर है वही एक्सेस कर सकता है, कोई बाहरी बंदा उसको एक्सेस नहीं कर सकता। बाहरी बात समझ। तो क्लास के अंदर प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट दे रखा है। तो प्राइवेट में जो भी हम फंक्शनलिटी देते हैं वो हिडन फॉर्म में होता है, उसको डायरेक्टली कोई एक्सेस नहीं कर सकता। आ रही बात समझ में। जैसे इसका लाइव एग्जांपल अगर हम देखें प्राइवेट और पब्लिक का, मान लो आपके घर पे एक रूम के अंदर लॉकर है, बहुत सारा कैश पड़ा हुआ है इसमें, है ना। तो उसको तो कोई भी एक्सेस कर लेगा, चोर भी आके ले जा सकता है। लेकिन उसी कैश को आपने बैंक के लॉकर में डाल दिया, अब तो पूरी तरह से सिक्योर हो गया ना। अब लॉकर का जो पासवर्ड होगा वो आपको पता होगा, या आपने अपने फैमिली मेंबर को किसी एक को अगर एक्सेस दे रखा होगा वही कर पाएगा, बाहरी बंदा तो एक्सेस नहीं कर सकता ना। वो प्राइवेट हो गया। लॉकर में जो आपने कैश रख दिया वो प्राइवेट हो गया, और घर के अंदर जो रखा है वो पब्लिक है। आई बात समझ में। तो ऐसे ऐसे कॉन्सेप्ट दे रखे हैं ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में कि किसी कोड को अगर आपको सिक्योर करके रखना है तो वो आप प्राइवेट मेंबर में डाल के रख सकते। आई बात समझ में। तो प्राइवेट और पब्लिक का कॉन्सेप्ट मिलेगा जो कि सी स्टाइल में नहीं है। आ रही बात समझ में। दीपक कोई डाउट? नो सर। जब चाहे तब आप ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड कोड को एक्सटेंड कर सकते हो, कुछ एक्स्ट्रा एड ऑन करना है इजीली आप एड ऑन कर सकते हो। तो ये 5 एडवांटेजेस हैं जो सी स्टाइल में नहीं होता। तो डिफिनीशन और एडवांटेज सबको क्लियर? अनीता कोई डाउट? नो सर। तो ध्यान से समझना, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बहुत ही टिपिकल होता है, जल्दी समझ में नहीं आता, ठीक है। तो उप्स के हमने डिफिनीशन देख लिया, एडवांटेज देख लिया, यहाँ तक तो कोई कंफ्यूजन तो नहीं है। अब हम देखते हैं उप्स के कौन कौन से कॉन्सेप्ट होते हैं, और उसी कॉन्सेप्ट पे पूरा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बेस्ड। और उस कॉन्सेप्ट को हमें रियल लाइफ प्रैक्टिकल भी देखना है और प्रोग्रामिंग के टर्म में भी समझना है। तो अब हेडिंग डालो, कॉन्सेप्ट ऑफ उप्स। और जो मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, तो जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है उस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग बोलेंगे। आई बात समझ में। तो उप्स के कॉन्सेप्ट में सबसे पहला आता है आपका ऑब्जेक्ट। बिना ऑब्जेक्ट के तो कुछ होना ही नहीं है। सबसे पहला कॉन्सेप्ट क्या है? ऑब्जेक्ट। फिर दूसरा कॉन्सेप्ट आता है क्लास। फिर तीसरा कॉन्सेप्ट आता है डेटा हाइडिंग। फिर चौथा कॉन्सेप्ट आता है डेटा एब्स्ट्रैक्शन। फिर नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है डेटा इनकैप्सुलेशन। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है इनहेरिटेंस। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है पॉलीमॉर्फिज्म। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आता है मैसेज पासिंग। इतने कॉन्सेप्ट आपको मिलेंगे, और जो लैंग्वेज इन सारे कॉन्सेप्ट को फॉलो करता है उस लैंग्वेज को हम ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज बोलेंगे। अगर एग्जांपल आप लिखना चाहो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का, तो आपका C++ है, जावा है, C# है। C# बोलते हैं, ठीक है। क्या बोलते हैं इसको?
डॉट नेट में जो कोडिंग होती है वो इसी लैंग्वेज के थ्रू होती है। तो ये सारे लैंग्वेज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है। ये सारे उप्स के कॉन्सेप्ट को क्या करते हैं, फॉलो करते हैं। यहाँ तक कोई डाउट किसी को? दीपक? सर अभी तो नहीं है। आगे आने के चांसेस है क्या? हाँ सर, हेडिंग पढ़ के तो ऐसे ही लग रहा है। नाम ही है उप्स, समझ गए? सर डेटा एब्स्ट्रैक्शन जो है ये, हम्म, मतलब एब्स्ट्रैक्शन का मतलब एक तरह से विचित्र होता है ना, अलग। अरे भाई मेरे वो चीज नहीं है, अलग है बिल्कुल। यहाँ तक हो गया? अभी जी तक कोई डाउट? अब वन बाय वन सबके बारे में देखें। तो वन बाय वन देखते हैं, रियल लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग के टर्म में भी। तो पहला हेडिंग डालो, ऑब्जेक्ट। अब आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा ऑब्जेक्ट होता क्या है ना? ऑब्जेक्ट को आप कैसे डिफाइन करोगे? ठीक है, हाँ जी बताइए। प्रोग्रामिंग के टर्म में इंस्टेंस का मतलब, इंटरव्यू में पूछेगा ना, आपने बोल दिया इंस्टेंस ऑफ क्लास, इंस्टेंस क्या है? हाँ तो लिख लो, ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन लिखो रियल लाइफ में, है ना? ऑल रियल लाइफ एंटिटीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट। डिफिनीशन नोट करो रियल लाइफ में, ऑल रियल लाइफ एंटिटीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक चेयर, कंप्यूटर, टेबल, ह्यूमन बींग। मतलब जिसको भी आप देख सकते हो, छू सकते हो, वो सब ऑब्जेक्ट है। बात समझ में आई? जिसको भी हम रियल वर्ल्ड में देख सकते हैं, छू सकते हैं, वो सब क्या है, ऑब्जेक्ट है। तो ऑल रियल लाइफ एंटिटीज आर कॉल्ड ऑब्जेक्ट, जस्ट लाइक कंप्यूटर, चेयर, टेबल, ह्यूमन बीइंग, etc। तो रियल लाइफ में ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन सबको क्लियर? कोई डाउट? और प्रोग्रामिंग के टर्म में ऑब्जेक्ट का डिफिनीशन लिख लेना, ऑब्जेक्ट इज ए इंस्टेंस ऑफ ए क्लास। तो ऑब्जेक्ट जो है वो क्लास का एक इंस्टेंस होता है। अब इंस्टेंस क्या होता है अभी बताता हूँ, ठीक है? तो दोनों डिफिनीशन क्लियर हो गया। तो आपको डिफिनीशन दोनों टर्म में बताना है, रियल लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग के टर्म में भी। दीपक यहाँ तक कोई डाउट? जी सर, नो, क्लियर। अब हम देखते हैं क्लास के बारे में। तो क्लास का डिफिनीशन हमें रियल लाइफ में पहले देखना है, फिर प्रोग्रामिंग के टर्म में देखना है। सर क्लास, इंस्टेंस बता रहे थे आप। अरे अभी जब मैं क्लास बता दूंगा तभी आपको जी इंस्टेंस बताऊंगा ना। तो पहले क्लास को देख लो। ओके ओके। हाँ जी बताइए, क्लास का रियल लाइफ डिफिनीशन। क्लास है क्या, इसको हम बोलेंगे क्लास है। क्लास को हम देख सकते हैं? तो मतलब ये क्लास है। क्लास को देख सकते हो?
क्लास को हम देख नहीं सकते। तो क्लास जो है बेसिकली एक मॉडल होता है, ब्लूप्रिंट होता है ऑब्जेक्ट का। तो इसका डिफिनीशन लिखो, क्लास इज ए, रियल लाइफ में डिफिनीशन लिखो, क्लास इज ए मॉडल और ब्लूप्रिंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट। तो रियल में अगर देखें तो क्लास जो है वो ऑब्जेक्ट का एक मॉडल होता है या ब्लूप्रिंट होता है जिसको हम देख नहीं सकते। आ रही बात समझ में? और प्रोग्रामिंग के टर्म में डिफिनीशन नोट कर लो, क्या होगा? हाँ, तो प्रोग्रामिंग के टर्म में लिख लो, क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट। क्लास इज ए कलेक्शन ऑफ सिमिलर टाइप ऑफ ऑब्जेक्ट। दीपक, इतनी बात समझ में आई? जी सर। अब ध्यान से समझ लो क्लास एंड ऑब्जेक्ट होता क्या है। तो क्लास जनरली एक मॉडल होता है या ब्लूप्रिंट होता है जिसको हम देख नहीं सकते। ठीक है, मान लो हमें एक बिल्डिंग बनाना है, तो बिल्डिंग बनाने के लिए सबसे पहले हम एक मैप ड्रॉ करते हैं कि बिल्डिंग में क्या क्या चीजें होंगी, कहाँ पे क्या 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 होगा। तो सबसे पहले हम मैप ड्रॉ करवाते हैं ना, और उसी मैप के अकॉर्डिंग फिर बिल्डिंग बन के तैयार होती है। तो जो हमने मैप ड्रॉ किया वो आपका क्लास हो गया, और उस मैप के अकॉर्डिंग जो बिल्डिंग बन के तैयार हो गई वो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। आई बात है हमें? हाँ हाँ। तो कोई भी चीजें जब बनानी होती है तो सबसे पहले उसका मैप ड्रॉ होता है, और उसी मैप के अकॉर्डिंग फिर हमारी सारी चीजें बन के तैयार होती है। आई बात है हमें? तो क्लास जनरली क्या होता है? क्लास एक तरह का ब्लूप्रिंट है, क्लास एक तरह का मॉडल है। ब्लूप्रिंट हो गया, हाँ और ऑब्जेक्ट उसका एग्जांपल हो गया। हाँ। सिनेरियो में कह सकते हैं ना। इतनी बात समझ में आ गई? कोई कंफ्यूजन? जी। तो अब आपसे पूछ लेगा इंटरव्यू में कि पहले क्लास बनता है या पहले ऑब्जेक्ट बनता है, तो क्या बताओगे? क्लास। कभी भी क्लास नहीं बनता है, सबसे पहले ऑब्जेक्ट बनता है। बिना ऑब्जेक्ट के क्लास का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। अगर आपको बिल्डिंग बनाना ही नहीं है तो मैप ड्रॉ करोगे? हैं? तो रियल में अगर देखें तो कोडिंग में भी अगर हम देखें तो पहले क्लास बनाते हैं, लेकिन उस क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है जब तक हम ऑब्जेक्ट ना बनाएं। तो जब तक आपने एक क्लास बना लिया, आपने उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, एक लाइन भी आपका रन नहीं करेगा, एक लाइन भी वो रीड नहीं करेगा इंटरप्रेटर, जब तक हम क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाते हैं। ऑब्जेक्ट बनते के साथ ही क्लास के अंदर जितने भी मेंबर्स हैं उनकी मेमोरी एलोकेट हो जाती है। तो बिना ऑब्जेक्ट के क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। जैसे मैंने फंक्शन बताया था, फंक्शन को डिफाइन करते हैं, कॉल करते हैं। आपने डिफाइन कर दिया, कुछ भी काम करता है वो, जब तक आप कॉल नहीं करते उस फंक्शन का कोई एग्जिस्टेंस है? तो हमेशा याद रखना, पहले ऑब्जेक्ट बनता है तब क्लास बनता है। बिना ऑब्जेक्ट के क्लास का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आई बात है हमें? मान लो अगर आपको पाइथन नहीं करना होता तो आप डुकेट आते? तो पहले आपके पास ऑब्जेक्टिव था, पाइथन करना था, तभी तो आया डुकेट। आ रही बात हमें? तो बिना कोई ऑब्जेक्टिव के क्लास का कोई एग्जिस्टेंस है ही नहीं। तो पहले ऑब्जेक्ट बनता है फिर क्लास में। आ गई बात हमें? कोई कंफ्यूजन? इसीलिए इसका नाम रखा गया ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। सारा कुछ ऑब्जेक्ट के ऊपर बेस्ड है। हाँ। अरे जब तक बिल्डिंग बनाना नहीं होगा मैप ड्रॉ करोगे क्या आप? पहले तो ऑब्जेक्टिव होगा तभी तो आप क्लास बनाओगे ना। अगर आपके पास ऑब्जेक्टिव है ही नहीं तो क्लास बनाओगे? पाइथन अगर नहीं करना होता तो आप डुकेट आते? पहले ऑब्जेक्टिव था ना आपके पास,
तभी तो आप आए यहाँ पे। हाँ, हाँ दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ गई या नहीं आई? यहाँ तक आ गई सर। अब मैं बताने जा रहा हूँ इंस्टेंस ऑफ क्लास। इंस्टेंस होता क्या है, क्यों हम ऑब्जेक्ट को क्लास का इंस्टेंस बोलते हैं? ध्यान से समझना इस चीज को। सी प्लस प्लस में जब हमें कोई भी एक वेरिएबल बनाना होता है तो उस वेरिएबल नेम से पहले हमें डेटा टाइप देना होता है। अगर सी में या सी प्लस प्लस में अगर मेरे को ए में अगर 10 स्टोर करना है तो उसके पहले हमें INT लिखना होता था। हाँ, और इस INT को हम डेटा टाइप बोलते थे और ए को क्या बोलते थे? वेरिएबल, है ना। अगर मैं ये INT हटा दूं तो सी प्लस प्लस में ये वेरिएबल डिक्लेयर होगा? पॉसिबल ही नहीं। और अब मैंने इंट लिख दिया और ये वेरिएबल मैंने हटा दिया, ये काम करेगा? दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं, दोनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है ना, है, आपस में एक दूसरे का लिंक है। तो सेम यही कॉन्सेप्ट क्लास एंड ऑब्जेक्ट का होता है। क्लास जो होता है एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप होता है और जो ऑब्जेक्ट होता है वो आपका जस्ट वेरिएबल होता है। यानी कि मेमोरी जो एलोकेट होगी हमेशा ऑब्जेक्ट की होगी, क्लास की नहीं होगी। आई बात है में? तो क्लास बेसिकली एक यूजर डिफाइंड डेटा टाइप। अब क्लियर हुआ कि ऑब्जेक्ट इज ए क्लास का एक इंस्टेंस होता है। इंस्टेंस का मतलब जस्ट लाइक वेरिएबल जिसमें वैल्यू स्टोर करेगा, वैल्यू होल्ड करेगा। आगे बात समझ में? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। अब यहाँ पे भी वही बात है, अगर आपने क्लास बना दिया ऑब्जेक्ट नहीं बनाया, यूजलेस, कुछ भी काम नहीं करेगा। और बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनाओगे कैसे? एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है। तो अब आप लोगों को क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में अच्छे से समझ में आ गया। तो अगर आप कोई भी क्लास बनाते हो और उसका ऑब्जेक्ट नहीं बनाते, यूजलेस है ना। और बिना क्लास के ऑब्जेक्ट बनेगा कैसे? कोई डाउट पूछ लो, कंफ्यूजन हो। दीपक आया समझ में? अब जी सर। किसी को भी कोई कंफ्यूजन हो क्लास एंड ऑब्जेक्ट में तो पूछ लो, रियल लाइफ में भी और प्रोग्रामिंग के टर्म में भी। टोटल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड प्रोग्रामिंग है, बस आपको कॉन्सेप्ट को समझना है। एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ गया तो फिर कोडिंग में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अनिता, यहाँ तक कोई डाउट? सर सबको आ रहा है समझ में कॉन्सेप्ट ऑफ ऊप्स? चलो, अब जो तीन मैं कॉन्सेप्ट बताने जा रहा हूँ, डेटा हाइडिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन, यही सबसे इंपॉर्टेंट फीचर है ऊप्स का। और यही तीनों फीचर सी लैंग्वेज में नहीं था। और इन्हीं तीनों फीचर्स को लाने के लिए सी लैंग्वेज से सी प्लस प्लस को डिफाइन किया गया। तो अगर किसी क्लास के अंदर ये तीनों फीचर्स नहीं है तो इसका मतलब वो उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं कर रहा है। आपने क्लास बना दिया, ऑब्जेक्ट बना दिया, ये नहीं कि वो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग हो गया। उस क्लास के अंदर ये तीनों फीचर्स होने ही होने चाहिए, तब वो रियल में उप्स के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। इतनी बात समझ में आई? और तीनों एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड है, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन। आ रही बात समझ में? चलो बताओ, डेटा हाइडिंग रियल लाइफ में पहले बताना है, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन है क्या रियल लाइफ में, प्रैक्टिकल जो हम डेली देखते हैं करते हैं। हाँ हाँ हाँ, तो बताओ ना डेटा हाइडिंग क्या है,
एब्स्ट्रैक्शन क्या है, इनकैप्सुलेशन क्या है। अगर डिफाइन करना हो इंटरव्यू में तो कैसे डिफाइन करो? प्रोग्रामिंग के टर्म में पूछ ही नहीं था, रियल लाइफ में वेरिएबल पता ही नहीं है, क्लास व्लास की बारे में बता ही नहीं, रियल लाइफ। हाँ ठीक है, ठीक है, फिर तुम फिर प्रोग्रामिंग में आ गए। रियल लाइफ में बताओ ना, मैं प्रोग्रामिंग में तो अभी यूज ही नहीं करना, अभी मैं रियल लाइफ की बात कर रहा हूँ मैं। हाँ जी, किसी को पता है डेटा हाइडिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन? दीपक। डेटा हाइडिंग तो ये कह सकते हैं ना, पब्लिकली और प्राइवेटली करना, जो अभी आपने बताया था। अरे प्रोग्रामिंग के टर्म में नहीं, रियल लाइफ में पूछ रहा हूँ मैं। पहले तो रियल लाइफ में समझना है, प्रोग्रामिंग के टर्म में तो बाद में समझना है ना। जैसे अभी मैंने क्लास एंड ऑब्जेक्ट के बारे में बताया रियल लाइफ में, तो क्लियर हो गया। जी। चलो ध्यान से सुनना। ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो हिडन फॉर्म में होती है, जो डायरेक्टली यूजर को दिखाई नहीं देती, उसको हम क्या बोलेंगे? डेटा हाइडिंग। और ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली यूजर को दिखाई देती है, और यूजर जब उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके अगेंस्ट जो फंक्शनैलिटी काम करती है, उसको हम डेटा एब्स्ट्रैक्शन बोलेंगे। क्लियर हुआ? नहीं, डेटा हाइडिंग का मतलब आपको ये बताना है कि ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो हिडन फॉर्म में होती है, जो डायरेक्टली यूजर को दिखाई नहीं देती, और ऑब्जेक्ट की वो प्रॉपर्टी जो डायरेक्टली यूजर को दिखाई देती है, और यूजर जब उस पर कोई भी एक्शन परफॉर्म करता है तो उसके अगेंस्ट जो फंक्शनैलिटी काम करती है, उसको क्या बोलेंगे? एब्स्ट्रैक्शन। और जब इन्हीं दोनों फीचर्स को बाइंड करके एक जगह रख दिया जाता है तो इस कंप्लीट यूनिट को इनकैप्सुलेशन बोलते हैं। कितना समझ में आया? अब कुछ रियल लाइफ एग्जांपल बता दूं तब आएगा समझ में। जैसे इसी क्लासरूम का मैंने लाइट का स्विच ऑन किया, लाइट जल गई, एब्स्ट्रैक्शन है। लेकिन अंदर क्या हुआ? इलेक्ट्रिक फ्लो हुआ, क्या क्या हुआ दिखा आपको? हाइडिंग है। आई बात समझ? और दोनों को जब बाइंड कर दिया गया तो क्या हो गया? इनकैप्सुलेशन। अब मान लो मैंने अंदर कनेक्शन किया ही नहीं है, तो कितना भी लाइट का स्विच ऑन करोगे लाइट जलेगी? इसका मतलब वो इनकैप्सुलेशन को फॉलो नहीं कर रहा। दोनों फीचर का होना मैंडेटरी, हाइडिंग का भी और एब्स्ट्रैक्शन का। बात समझ में आई? दूसरा एग्जांपल लाइव, एटीएम कार्ड में, एटीएम मशीन में आप एटीएम कार्ड लगाते हो, कैश निकल आता है। अब कैसे कैसे आपके बैंक से कनेक्ट हुआ, क्या क्या चीजें हुआ आपको पता लगा? तो जो कैश निकल आया एब्स्ट्रैक्शन है। अब अंदर कैसे कैसे आपके बैंक से कनेक्ट हुआ, आप दूसरे बैंक के एटीएम मशीन में और बैंक से आप कनेक्ट कर लेते हो, तो आपको पता लगता है, हाइडिंग है। आ गई बात समझ में? तो ऐसे ऐसे बहुत सारे रियल लाइफ एग्जांपल अगर सोचोगे, हर जगह डेटा हाइडिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन चल रहा है। आ रही बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? बात समझ में आई सबको? आ गई सर। आप कार चला रहे हो, ब्रेक लगाया, कार रुक गई, एब्स्ट्रैक्शन। कैसे हुआ पता नहीं लगा आपको, हाइडिंग। आ रही बात समझ में? तो डेटा हाइडिंग, डेटा एक्सट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन रियल लाइफ में एग्जांपल क्लियर हुआ या नहीं हुआ? अब यही कॉन्सेप्ट आपको प्रोग्रामिंग में इंप्लीमेंट करना होता है। आ रही बात समझ में? अनीता यहाँ तक समझ में आया? सर एक बार इसका डेफिनेशन थोड़ा सा। डिफिनीशन अभी लिखवाता हूँ। रियल लाइफ एग्जांपल से तो क्लियर हो गया? यस सर। चलो डिफिनीशन नोट करो डेटा हाइडिंग का। हाइडिंग द बैकग्राउंड डिटेल्स of an object
डेटा हाइडिंग में लिखो हाइडिंग दी बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। हो गया, हाइडिंग दी बैकग्राउंड डिटेल्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट। अब डेटा एब्स्ट्रैक्शन का लिखो, डेटा एब्स्ट्रैक्शन refers to representing all essential features. Data abstraction refers to representing all essential features without including the background details of an object. Without including the background details of an object. Sir, all essential. Features. Data abstraction refers to representing all essential features without including the background details of an object. Clear? अब डेटा इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन लिखो, Without including the background details of an object. Without including the background details of an object. Background details of an object. दीपक हो गया यहाँ तक? जी सर हो गया। डेटा इनकैप्सुलेशन का डेफिनेशन लिखो, the wrapping of data and functions together into a single unit are called data encapsulation. यहां तक बात समझ में आ गई? हाँ, तो कोई डाउट? तो डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, डेटा इनकैप्सुलेशन सबको क्लियर हुआ? अब प्रोग्रामिंग के टर्म में डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन और डेटा इनकैप्सुलेशन होता क्या है? देखो, बताओ। आपने कोई भी क्लास बनाया है ना, और क्लास के अंदर आपने एक प्राइवेट टाइप का मेंबर बना दिया और एक पब्लिक टाइप का मेंबर बना दिया। दो टाइप का मेंबर बनाओगे, तो जो प्राइवेट मेंबर होता है वो डेटा हाइडिंग पार्ट होता है, और जो पब्लिक पार्ट होता है वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होता है। और किसी क्लास के अंदर दोनों पार्ट को अगर आपने बाइंड कर दिया तो ये इनकैप्सुलेशन होगी। क्लियर? तो आगे जब हम कोडिंग करना सीखेंगे तो क्लास में मैं दो टाइप का मेंबर बनाना बताऊंगा कि प्राइवेट मेंबर कैसे बनाते हैं और पब्लिक मेंबर कैसे बनाते हैं। तो क्लास के अंदर जितने भी आप प्राइवेट मेंबर बनाओगे वो सब डेटा हाइडिंग होगा, और जो पब्लिक मेंबर होगा वो डेटा एब्स्ट्रैक्शन होगा, और दोनों को बाइंड कर दिया तो इनकैप्सुलेशन हो गया। तो यानी कि इनकैप्सुलेशन के लिए कंडीशन ये है कि क्लास में दोनों टाइप का मेंबर का होना मैंडेटरी है, प्राइवेट भी और पब्लिक भी। दीपक, यहाँ तक बात समझ में आ गई? आ गई सर। तो
अब वन बाय वन आप लोग को कॉन्सेप्ट क्लियर हो रहा है, कहीं कोई कंफ्यूजन? चलो अब हम आते हैं इनहेरिटेंस, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है ना। इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है? मान लो आपने कोई क्लास बनाया, और आपने एक अनदर क्लास बनाया, और इस दूसरे क्लास के अंदर पहले वाले क्लास की प्रॉपर्टी को आपने इनहेरिट कर लिया, तो ये इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर रहा है। अब इसमें पहले वाले क्लास को पेरेंट क्लास बोलेंगे, पेरेंट क्लास या सुपर क्लास या बेस क्लास बोलेंगे, और दूसरे वाले क्लास को डेराइव क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास बोलेंगे। पहले वाले क्लास को लिख लेना पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास बोलेंगे। स्टार्टिंग वाला जो क्लास होता है पेरेंट क्लास, सुपर क्लास या बेस क्लास बोला जाता है, और जिसमें आप इनहेरिट कर रहे हो उसको आप चाइल्ड क्लास, डेराइव क्लास या सब क्लास या डेराइव क्लास बोलेंगे। इतनी बात समझ में आई सबको? तो इनहेरिटेंस का मतलब ही यही होता है कि पेरेंट वाली क्लास की सारी प्रॉपर्टी मेरे को चाइल्ड क्लास में क्या करनी है, इनहेरिट करनी है। अब इस इनहेरिटेंस का यूज करने का एडवांटेज ये होगा कि अब मैं केवल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, अब मेरे को पेरेंट क्लास की ऑब्जेक्ट बनाने की कोई जरूरत नहीं है। अगर वही मैं इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो नहीं करता, दोनों सेपरेट सेपरेट क्लास होती, तो उस केस में मेरे को दोनों क्लास का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाना पड़ता। अब इनहेरिटेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो करने का एडवांटेज ये हुआ कि अब मैं केवल चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, और इस चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू पेरेंट क्लास के सारी प्रॉपर्टी को मैं एक्सेस कर सकता हूँ, और चाइल्ड क्लास के प्रॉपर्टी को तो एक्सेस कर ही सकता हूँ। क्यों? क्योंकि पेरेंट क्लास वाली सारी प्रॉपर्टी चाइल्ड के अंदर चली गई, तो एडवांटेज हुआ। अब कहाँ आप दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बना रहे थे और कहाँ एक ही ऑब्जेक्ट से आपका काम हो गया, मेमोरी सेव हो गया ना। आ रही बात में? दो अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेमोरी ज्यादा ऑक्यूपाई करेगा, और सिंगल ऑब्जेक्ट बनाओगे तो मेमोरी कम लेगा। दीपक इतनी बात समझ में आई नहीं आई? सर अच्छे से नहीं आई। क्या नहीं आई बताओ? कि अगर मैं पहली क्लास बनाऊंगा ये पेरेंट वाली, अरे तो सर प्रैक्टिकल उसी कैसे क्लास को। कैसे बनाएंगे अभी वो भूल जाओ, अभी कॉन्सेप्ट बस समझो। अभी बनाते कैसे हैं वो तो बात की बात है। प्रैक्टिकली समझ में आया या नहीं आया? प्रैक्टिकली तो समझ में आ गया। कोई एग्जांपल होगा सर इसका? एग्जाम्पल जब हम बनाएंगे तब सीखेंगे। अभी इतना क्लियर हुआ? नहीं कुछ। इनहेरिटेंस कितना का क्लियर मतलब हो ही गया? बस यही समझना है कि पेरेंट क्लास वाली प्रॉपर्टी डिराइव में क्या होती है, इनहेरिट हो जाती है ना। अब आपसे पूछा जाएगा पाइथन में टोटल कितने टाइप के इनहेरिटेंस होते हैं, है ना? कितने, कौन कौन से? हाँ, हाँ, हाँ। तो 5 तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, है ना। तो एक बार आप लोग फटाफट बना लो। इमेज है, फटाफट इसको बना लो।
मैं डिफरेंसेस बताता हूँ मैं। पांच तरह के इनहेरिटेंस होते हैं, सिंगल, मल्टी लेवल, मल्टीपल, हाइब्रिड और हियरार्कियल। ये पांचों बना लो फटाफट, फिर मैं पांचों में डिफरेंस बताता हूँ। और जब हम प्रोग्रामिंग करना सीखेंगे तो इन पांचों टाइप का इनहेरिटेंस का हमें प्रोग्राम बनाना है। दीपक समझ में आ रही बात? सर फटाफट बनाओ, फिर मैं पांचों में डिफरेंस बताता हूँ। अनीता यहाँ तक क्लियर है? सर ये मल्टी लेवल से आगे क्या लिखा है? हियरार्कियल, ओ HIERAR हियरार्किकल। CHICAL, हियरार्कियल। हाँ हो गया। एक मिनट सर। क्या लाया है ये गौरव? हाँ जी, सबका बन गया, बताऊं? अनीता हो गया यहाँ तक? यस सर। अब ध्यान से पांचों के बारे में समझना होता क्या है। सिंगल इनहेरिटेंस में हमेशा आपका सिंगल बेस क्लास होगा और सिंगल डेराइव क्लास होगा। आ गई बात समझ में? तो सिंगल जो इनहेरिटेंस जब आप बनाओगे तो सिंगल इनहेरिटेंस में आपका सिंगल बेस क्लास और सिंगल डेराइव क्लास होगा। ठीक है? ए क्लास को बेस क्लास, सुपर क्लास या पेरेंट क्लास बोलेंगे, और बी को डेराइव क्लास, चाइल्ड क्लास या सब क्लास बोलेंगे। अब यहाँ पे होगा क्या, बी क्लास के अंदर ए क्लास की सारी प्रॉपर्टी चली जाएगी। अब मैं यहाँ पे केवल बी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, एक ऑब्जेक्ट नहीं बनाऊंगा, और बी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ए के सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ और बी का तो कर ही सकता हूँ। क्लियर हुआ? अब आपका है ये मल्टी लेवल। मल्टी लेवल में क्या होगा, इसमें भी सिंगल बेस क्लास होगा और सिंगल डेराइव क्लास होगा। तो ए को हम बेस क्लास बोलेंगे और सी को डेराइव क्लास बोलेंगे। तो फिर बी को क्या बोलेंगे, इंटरमीडिएट बेस क्लास।
वो दोनों के बीच का है। तो लिख लेना, ए को क्या बोलेंगे, बेस क्लास, बी को इंटरमीडिएट बेस क्लास बोला जाता है, और सी को डिराइव क्लास। अब यहाँ पे क्या होगा, सी के अंदर ए और बी दोनों की प्रॉपर्टी चली जाएगी, प्लस सी की अपनी प्रॉपर्टी भी होगी। अब यहाँ पे केवल मैं सी का ऑब्जेक्ट बनाऊंगा, ए और बी का नहीं बनाऊंगा, और सी के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ए क्लास की सारी प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ, बी क्लास के सारे प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ, और सी का तो कर ही सकता हूँ। तो मल्टी लेवल का लाइव एग्जांपल अगर देखें तो आपका ए जो है ग्रैंडफादर है, बी आपका फादर है, और सी चाइल्ड है। तो चाइल्ड के अंदर ग्रैंडफादर और फादर दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, प्लस उसकी अपनी प्रॉपर्टी तो होगी ही होगी। क्लियर है दीपक? जी सर। सिंगल में और मल्टी लेवल में कोई डाउट? नो। तो आप लोग को ये चीज याद रखना है कि सिंगल और मल्टी लेवल में सिंगल बेस क्लास और सिंगल डिराइव क्लास। क्लियर? अब मल्टीपल में जस्ट अपोजिट हो जाता है। मल्टीपल में मोर देन वन बेस क्लास, एक से ज्यादा जितने चाहे उतने डिराइव क्लास हो, बेस क्लास हो सकते हैं, लेकिन डिराइव क्लास एक ही होगा। आ रही बात सर में? तो मल्टीपल इनहेरिटेंस में आपको ये बताना है मोर देन वन बेस क्लास, सिंगल डिराइव क्लास। तो जैसे यहाँ पे आप देख रहे हो ए और बी दो आपके बेस क्लास हैं और सिंगल डिराइव क्लास है, यानी कि इस सी क्लास के अंदर ए और बी दोनों क्लास की प्रॉपर्टी चली जाएगी, प्लस इसकी अपनी प्रॉपर्टी भी तो होगी। अब यहाँ पे भी हम केवल सी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे, और सी क्लास के ऑब्जेक्ट के थ्रू मैं ए और बी दोनों क्लास की प्रॉपर्टी को एक्सेस कर सकता हूँ, और सी का तो एक्सेस कर ही सकता हूँ। आई बात समझ में? तो मल्टीपल का अगर लाइव एग्जांपल अगर हम देखें तो मदर फादर से चाइल्ड, तो चाइल्ड के अंदर मदर और फादर दोनों की प्रॉपर्टी आ गई, प्लस उसकी अपनी प्रॉपर्टी भी होगी। बात समझ में आ रही है सबको? दीपक कोई डाउट? नो सर। तो सिंगल, मल्टी लेवल और मल्टीपल तीनों में डिफरेंस सबको क्लियर हो गया? चलो आगे देखो। क्लियर सर। अब हम आते हैं हियरार्किकल में। इसमें सिंगल बेस क्लास होगा और मल्टीपल डिराइव क्लास होगा, और इसको हियरार्किकल इसलिए बोलते हैं कि इन सब में आगे फर्दर क्लासिफिकेशन नहीं होगा, लेकिन इसमें जितना चाहे उतना आगे तक फॉरवर्ड कर सकते हो। इसके 2-3 हो गए, इसके 2-3 हो गए, इसके 2-3 हो गए, इसके भी 2-3 हो गए, आगे ट्री स्ट्रक्चर चलता रहेगा आगे तक, कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है इसमें। तो सिंगल बेस क्लास और मल्टीपल डिराइव क्लास, डिराइव क्लास। ठीक है। चलो हियरार्किकल का कोई लाइव एग्जांपल बताना दीपक, प्रैक्टिकल रियल लाइफ एग्जांपल। सर टीचर से स्टूडेंट। इसमें तो बस दो ही है, आगे भी, आगे तो फर्दर भी तो होना चाहिए। अब टीचर स्टूडेंट, उसके बाद आगे तो कुछ होगा ही नहीं। फैमिली ट्री सर। कोई टेक्निकल आंसर दो जो इंटरव्यू में बता पाओ। सर एक कंपनी में जो हायरार्की चलती है। हाँ, तो कंपनी की जो हियरार्की चलती है वो इसी पे चलती है। कंपनी में एक सीईओ होता है, और एक सीईओ के अंडर में मल्टीपल जीएम होते हैं, और जीएम के अंडर में प्रोजेक्ट मैनेजर होते हैं, और प्रोजेक्ट मैनेजर के अंडर में टीएल होते हैं, डेवलपर होते हैं, डिजाइनर होते हैं, टेस्टर होते हैं। तो कंपनी की जो हियरार्की चलती है वो इसी हियरार्किकल पे चलती है। आ गई बात समझ में? कोई कंफ्यूजन? और कोई एग्जांपल हो तो बताओ। है फैमिली, कौन सा? प्राइम मिनिस्टर, हाँ वो भी हो सकता। तो हियरार्किकल भी समझ में आ गया आप लोग को। अब आता है लास्ट, हाइब्रिड। नाम ही है हाइब्रिड। हाइब्रिड का मतलब ये होता है कि अगर आप मोर देन वन इनहेरिटेंस को कंबाइन करके एक नया टाइप का इनहेरिटेंस बनाते हो तो उसको हम हाइब्रिड इनहेरिटेंस बोलेंगे। मोर देन वन इनहेरिटेंस को कंबाइन करके अगर आपने नया इनहेरिटेंस बना दिया तो उसको क्या बोलेंगे? हाँ, हाइब्रिड। अब जैसे
यहाँ पे आपका ए बेस क्लास है, ए की प्रॉपर्टी को बी और सी इनहेरिट कर रहा है, और जो डी है वो ए बी और सी तीनों की प्रॉपर्टी इनहेरिट कर रहा है। अब देख के बताओ कि ये किसका किसका कॉम्बिनेशन है, कौन कौन से इनहेरिटेंस को कंबाइन करके बनाया गया है। हाँ सर मल्टीपल और हायरार्किकल। हाँ, हियरार्किकल और मल्टीपल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। ए बी सी हियरार्किकल हो गया और बी सी से डी बना मल्टीपल, इन दोनों का कॉम्बिनेशन हो गया ना। अभी मैं एक नया टाइप का बनाता हूं, इसमें क्या क्या होगा बताना। तो हाइब्रिड आप कई तरह का बना सकते हो, है ना। अब बताओ किसका किसका कॉम्बिनेशन है। हाँ सर मल्टीपल, मल्टीपल और हाइब्रिड का। अरे क्या कह रहे मल्टीपल हो, और मल्टी लेवल का सर। हाइब्रिड तो दो को बन के बनता है, हाइब्रिड कहाँ से आ गया इसमें। मल्टीपल एंड मल्टी लेवल। हाँ, सिंगल तो है ही नहीं, मल्टी लेवल एंड मल्टीपल। और ए बी डी, ए बी डी मल्टी लेवल हो गया, और बी सी से डी बना मल्टीपल। तो ये मल्टी लेवल एंड मल्टीपल इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। आ गई बात समझ में, अनीता आ रहा है समझ में। यस सर। चलो इसका कोई लाइव एग्जांपल बताओ हाइब्रिड का, लाइव एग्जांपल हाइब्रिड का, लाइव एग्जांपल बताओ ना कोई प्रैक्टिकल। हाँ जी दीपक, कोई लाइव एग्जांपल बताओ हाइब्रिड का। क्या हुआ। हाँ जी, आ रहा है समझ में किसी को कुछ, बताओ कोई लाइव एग्जांपल तो बताओ। एक स्कूल है ना, एक स्कूल में एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड पढ़ते हैं, चाइल्ड वन चाइल्ड टू। हो गया हाइब्रिड। ओके। तो चाइल्ड, दोनों चाइल्ड का स्कूल से तो कनेक्शन है, लेकिन पेरेंट का इनडायरेक्टली स्कूल से है ना। तो एक ही पेरेंट के दो चाइल्ड एक ही स्कूल में पढ़ते, समझ गए। और भी बहुत सारे एग्जांपल हो सकते हैं अगर बनाना चाहो तो। तो इनहेरिटेंस का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हुआ। तो टोटल रियल लाइफ आप प्रैक्टिकल से आप कंपेयर कर सकते हो, कॉन्सेप्चुअल है ना। अब ये तो अभी मैंने आपको इमेज के फॉर्म में बता दिया, अब इसी को आपको प्रोग्रामिंग में पांचों टाइप के इनहेरिटेंस का प्रोग्रामिंग करके दिखाना है ना। तो जब हम प्रोग्रामिंग करेंगे तो इन पांचों टाइप का प्रोग्रामिंग करके दिखाऊंगा कैसे कैसे बनाते हैं। क्लियर अनीता, यहाँ तक समझ में आया। यस सर। तो इनहेरिटेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट फीचर है उप्स का, है ना। चलो नेक्स्ट हेडिंग डालो, पॉलीमॉर्फिज्म। पॉलीमॉर्फिज्म क्या होता है?
अरे रियल में बता दो। हाँ, अरे कुछ ऐसा एग्जाम्पल बताओ जो इंटरव्यू में बता पाओ, टेक्निकल। ऐसे ऐसे एग्जाम्पल बताओ कैसे चलेगा। पॉलीमॉर्फिज्म का जो मतलब है समझ लो, ये बेसिकली 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है। एक होता है पॉली और दूसरा वर्ड होता है मॉर्फ्स। ठीक है। अब पॉली का मतलब होता है मेनी बहुत और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स। तो लिख लेना, पॉलीमॉर्फिज्म 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बना है, पॉली प्लस मॉर्फ्स। पॉली का मतलब होता है मेनी और मॉर्फ्स का मतलब होता है फॉर्म्स। तो पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स लिख लेना, डिफिनीशन नोट करो। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मेनी फॉर्म्स। पॉलीमॉर्फिज्म मीन्स वन नेम मेनी फॉर्म्स। मीन्स डैट, आगे लिखो, मीन्स डैट फंक्शन नेम सेम but behaves differently according to their parameter. But behaves differently according to their parameter. एक बार और रिपीट कर दीजिएगा। Polymorphism means one name many forms. Means that function name same but behaves differently according to their parameter. दीपक, यहाँ तक बात समझ में आई नहीं आई? क्लियर सर। इसका मतलब हम एक नाम से बहुत सारे मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे। हम एक नाम से मल्टीपल फंक्शंस बनाएंगे, फंक्शन नेम सेम हो सकता है, पैरामीटर सेम नहीं हो सकता। ठीक है। तो अब एक ही नाम के फंक्शन को मैंने बहुत सारा बना लिया, अब बार बार मैं फंक्शन को जब कॉल करूंगा तो कंपाइलर डिस्टिंग्विश कैसे करेगा? पैरामीटर के बेस पे। ठीक है। तो पॉलीमॉर्फिज्म का 2 एग्जाम्पल होता है जो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा पूछा जाएगा। एक होता है मेथड ओवरलोडिंग और एक होता है मेथड ओवरराइडिंग। तो इंटरव्यू में सबसे ज्यादा डिफरेंस आपसे पूछा जाएगा कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग। तो ये दोनों एग्जाम्पल पॉलीमॉर्फिज्म के। तो जब हम प्रैक्टिकल करेंगे तो मैं आपको मेथड ओवरलोडिंग और मेथड ओवरराइडिंग होता क्या है उसके एग्जाम्पल्स करके दिखाऊंगा। बस अभी ये समझना है कि पॉलीमॉर्फिज्म का मतलब वन नेम मेनी फॉर्म्स। दीपक, समझ में आई बात? जी सर। चलो कोई लाइव एग्जांपल बताओ पॉलीमॉर्फिज्म का, अच्छा सा ये एग्जांपल। बोल सकते हैं ना कि एक लड़का है और स्टूडेंट और सन और फ्रेंड, ये हो सकता है एग्जाम्पल में। ठीक है, और कोई? हैं? अरे कुछ फैमिली से हट के भी बताओ। हैं? व्हाट्सएप व्हाट्सएप आपने टाटा लेन में भी तो हो सकता है, लेंथ ऑफ स्ट्रिंग, नंबर ऑफ आइटम्स, नंबर ऑफ कीज। सर किसी कंपनी की बहुत सारी सिस्टर कंपनीज होती हैं, हाँ, तो आपने वो हम टाटा कंपनी का नाम सुना होगा। टाटा गोल्ड भी आता है, टाटा नमक भी आता है ना? टाटा के बहुत सारे हैं, कंपनी तो एक ही है ना? लेकिन उसके प्रोडक्ट अलग अलग है। तो वन नेम मेनी फॉर्म्स, है ना?
आ रही बात समझ में? आपने चेस गेम खेला तो उसमें वो भी आपका पॉलीमॉर्फिज्म का एग्जाम्पल है ना? ऐसे ऐसे रियल लाइफ में बहुत सारे एग्जाम्पल बना सकते हो पॉलीमॉर्फिज्म का। मतलब ये है वन नेम मेनी फॉर्म, नाम तो एक ही होगा लेकिन फॉर्म्स अलग अलग होगी। तो उप्स के सारे कॉन्सेप्ट्स आप लोगों को क्लियर हो गए? अनीता, यहाँ तक कोई डाउट? नो सर। और मैसेज पासिंग जो है वो जब मैं प्रैक्टिकल बताऊंगा तब बताऊंगा, उसके लिए मेरे को पहले कंस्ट्रक्टर बताना होगा। तो कंस्ट्रक्टर में जब हम कोडिंग करेंगे तो वहां पे हमें प्रोग्रामिंग में एक कंस्ट्रक्टर बनाना होगा और कंस्ट्रक्टर के अंदर हमें मैसेज पास करना होगा। तो उसको मैं प्रैक्टिकल में बताऊंगा कि मैसेज पासिंग होता क्या। समझ गए? कंस्ट्रक्टर कितने टाइप के होते हैं? यही नहीं आया अभी तक। दो टाइप के होते हैं, एक डिफॉल्ट, एक पैरामीटराइज। तो यहाँ तक सबको क्लियर है? जी सर। तो आपका ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग का जो थ्योरेटिकल पार्ट था वो कंप्लीट हो गया। तो इंटरव्यू में इससे ज्यादा आपसे कुछ नहीं पूछेगा थ्योरेटिकल। अब आपको इसको प्रैक्टिकल समझना है। अभी तक तो बस हमने कॉन्सेप्ट सीखा, अब इसको प्रैक्टिकली हम पाइथन में प्रोग्रामिंग में कैसे कैसे इम्प्लीमेंट करेंगे, ऑब्जेक्ट बनाते कैसे हैं, क्लास कैसे बनाते हैं, डेटा हाइडिंग, डेटा एब्स्ट्रैक्शन, इनकैप्सुलेशन, इनहेरिटेंस, पॉलीमॉर्फिज्म कैसे कैसे होगा। अभी खत्म थोड़ा हुई, नया कॉन्सेप्ट अब आगे बताने जा रहा हूँ। तो पॉलीमॉर्फिज्म कैसे कैसे हमें करना है वो अब हमें देखना है ना? अब उप्स को स्टार्ट करने से पहले, प्रोग्रामिंग स्टार्ट करने से पहले आपको एक कॉन्सेप्ट के बारे में पता होना चाहिए। वो बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाएगा और उसका नाम है डेकोरेटर। और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में जब हम कोडिंग करेंगे तो वहां डेकोरेटर यूज होगा। तो पहले मैं इसीलिए मैं डेकोरेटर पहले बता दे रहा हूँ, ताकि मैं जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जब मैं आपको बताऊंगा तो वहां पे मैं डेकोरेटर यूज करूंगा, है ना? और ये डेकोरेटर जेंगो में सबसे ज्यादा यूज होता है। सारा काम डेकोरेटर से होता है जेंगो में। आ रही बात समझ में? तो डेकोरेटर बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ओनली पाइथन में होता है, सी प्लस प्लस जावा में नहीं होता। ठीक है? तो अब किसी ने डेकोरेटर के बारे में सुना है और इसका नाम डेकोरेटर क्यों रखा गया? हाँ जी बताइए। कोड ऑप्टिमाइजेशन तो मैं ऐसे भी कर सकता हूँ, एलसी से कर लिया मैंने, लैम्डा से कर लिया। ना ना ना, कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो यूज होता ही नहीं पहली बार। नहीं, पता तो है लेकिन तुम एक्सप्लेन नहीं कर पाए। हाँ वो तो मैं समझ गया, पता है लेकिन एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे। रियल रियल एडवांटेज क्या है, डेकोरेटर हम क्यों बनाएंगे? कोड ऑप्टिमाइजेशन के लिए तो हम बहुत सारी चीजें यूज कर सकते हैं, डेकोरेटर क्यों यूज करते हैं? हाँ जी आप बताइए, आपने तो पढ़ा है। क्लास की तो मैं बात ही नहीं कर रहा। कोई लाइव एग्जांपल बता दो जहाँ पे मेरे को डेकोरेटर यूज करना पड़ेगा, अगर ना यूज करूँ तो दिक्कत आएगी। अभी मैं वो तो मैं बात ही नहीं कर रहा, मैं पूछना चाह रहा हूँ डेकोरेटर हम बनाए कब? हाँ अभी क्लास की मैं बात ही नहीं कर रहा, बिना क्लास के बताना है डेकोरेटर। अभी तो मैंने क्लास बनाना बताया ही नहीं। और मैं अभी बता देता हूँ आपको कि जब हम क्लास एंड ऑब्जेक्ट वाले प्रोग्रामिंग करेंगे तो वहां पे हमें डेकोरेटर बनाना नहीं होता, बने बनाए डेकोरेटर होते हैं, वो यूज करना होता है। कभी हम क्लास के अंदर डेकोरेटर नहीं बनाते, जरूरत ही नहीं पड़ती। क्योंकि क्लास के अंदर जब हम डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे तो इनबिल्ट होता है, बना बनाया।
बताओ, मैं तो बताऊंगा ही, कुछ थोड़ा बहुत तो बताओ, पढ़े हो। और इसका नाम डेकोरेटर क्यों रखा? कुछ तो उसने सोच के डेकोरेटर रखा होगा। सर चलो डिजाइन करने के लिए। एक लाइव यूज एग्जांपल बताता हूँ, ठीक है। मान लो आपका बर्थडे है, ठीक है। आ रही बात है हमने, आपने बर्थडे की पार्टी रखी है, ठीक है। बहुत सारे फ्रेंड्स को बुलाए हुए हैं। तो आप क्या करोगे, पहले अपने रूम को पूरा डेकोरेट करते हो अच्छे से, है ना। तो डेकोरेट वर्ड से ही डेकोरेटर बनाए, तो इसका काम ही है डेकोरेट करना। आ रही बात हमने, सेम वैसे ही। अब डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट क्यों बनाया, ध्यान से समझना। आपने कोई प्रोजेक्ट बना रखा है, और उस प्रोजेक्ट में मान लो 200-250 लाइन का कोड है। और मैं अभी क्लास एंड ऑब्जेक्ट की बात ही नहीं कर रहा, बिना क्लास एंड ऑब्जेक्ट मैंने पूरा प्रोजेक्ट बनाया हुआ है। आ रही बात समझ में। और उस पूरे प्रोजेक्ट में मेरे पास बहुत सारे फंक्शंस बने हुए हैं। फंक्शन के बेस पे प्रोजेक्ट बनेगा, मैंने बताया था। बिना फंक्शन के तो प्रोजेक्ट बना ही नहीं सकते। तो मान लो आपने 200-250 लाइन का कोड है, आपके पास एक प्रोजेक्ट है, उसमें बहुत सारे फंक्शंस आपने बना रखे हैं। और उसमें एक फंक्शन, एक कॉमन फंक्शन ऐसा है जो उस प्रोजेक्ट में बार बार अलग अलग जगह पे बार बार यूज हो रहा है। आ रही बात समझ में, बात समझ में आई। और उस फंक्शन के डिफिनीशन पार्ट में आपको कुछ एक्स्ट्रा पार्ट और ऐड ऑन करना है, ठीक है। अब ऑब्वियस सी बात है कि उस प्रोजेक्ट में जो फंक्शन बना हुआ है, डिफिनीशन पार्ट है, उसमें कुछ और एक्स्ट्रा पार्ट अगर ऐड करोगे, एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करोगे, पूरे प्रोजेक्ट में चेंज करना पड़ेगा, प्रॉब्लम आएगी ना। अब मैं ये चाहता हूं कि मैं उस फंक्शन में, है ना, कुछ एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड भी कर दूं, बिना उस फंक्शन के डिफिनीशन पार्ट में चेंज किए बिना, बाहर से, है ना। और मेरा फंक्शन में वो एक्स्ट्रा पार्ट ऐड भी हो जाए, और पूरे प्रोजेक्ट में मेरे को चेंज भी ना करना पड़े। तो ऐसा करने के लिए हम डेकोरेटर यूज करेंगे। तो डेकोरेटर क्या कर रहा है, जो आपके पास फंक्शन बना हुआ है उसकी फंक्शनैलिटी को एक्सटेंड कर रहा है, बिना उस कोड में चेंज किए बिना। उस फंक्शन के डिफिनीशन में मेरे को जाना भी नहीं है, ठीक है। इनडायरेक्टली वो करे, बस मैं क्या करूंगा, जिस फंक्शन में मेरे को एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड ऑन करना है, उस फंक्शन को एज ए पैरामीटर मैं डेकोरेटर फंक्शन के अंदर कॉल कर लूंगा। और इनडायरेक्टली वो उस फंक्शन के अंदर जाएगा और वहां पे एक्स्ट्रा फंक्शनैलिटी ऐड करेगा, जो हमें दिखेगा नहीं, और हमारा काम भी हो जाएगा। तो ऐसा करने के लिए डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट है। अब आई बात समझ, क्यों नाम इसका डेकोरेटर रखा गया। हाँ, अब डिफिनीशन दिखाता हूँ और समझ में आ जाएगा। दीपक समझ में आई बात, नहीं आई? आ गई सर। अब एक बार डिफिनीशन पढ़ लो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये लिखना नहीं, भेज दूंगा मैं। अच्छे से इसका डिफिनीशन सारा लिखा हुआ है, पढ़ लो एक बार। दिख रहा है या उस पर नोटपैड पे मैं कॉपी करूं? डेकोरेटर बहुत ज्यादा इंटरव्यू में पूछा जाता है। एक बार अच्छे से पहले पढ़ लो डेकोरेटर है क्या। आप पढ़ो ध्यान से। जेंगो में और क्लास में हमें डेकोरेटर बनाना नहीं होता।
इनबिल्ट बना बनाया आता है, लेकिन हम बनाना चाहें खुद का तो बना भी सकते हैं। ठीक है, तो जब खुद से यूजर डिफाइंड डेकोरेटर का कॉन्सेप्ट जब आपको समझ में आ जाएगा, तो जब हम वहाँ पे क्लास में या जेंगो में डेकोरेटर वाला कॉन्सेप्ट यूज करेंगे तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आ जाएगा कि बैक में वो काम कैसे कर रहा है। समझ गए? तो अभी मैं कुछ एग्जांपल्स बताऊंगा, तो उससे आपको क्लियर हो जाएगा कि डेकोरेटर हम क्यों यूज करें, उसका रियल एडवांटेज क्या। अभी डिफिनीशन समझ में आए? और हमेशा डेकोरेटर, जब हम डेकोरेटर फंक्शन बनाएंगे, है ना, तो डेकोरेटर फंक्शन में हमेशा पैरामीटर में किसी अनदर फंक्शन को, जिस फंक्शन में मेरे को फंक्शनलिटी चेंज करना है, एक्सटेंड करना है, उसको एज ए पैरामीटर कॉल करना होता है हमेशा। और डेकोरेटर फंक्शन में नेस्टेड फंक्शन बनेगा, एक रैपर फंक्शन बनाना होता है। तो जब भी आप डेकोरेटर फंक्शन बनाओगे तो डेकोरेटर फंक्शन के अंदर एक और फंक्शन बनाना होगा, और उस फंक्शन को रैपर फंक्शन बोलते हैं। बात समझ में आई? डिफिनीशन समझ में आया या नहीं आया? इसका नाम डेकोरेटर क्यों रखा गया, ये भी चीज क्लियर? कोई फंक्शन बना हुआ है, उस फंक्शन के बॉडी में बिना कुछ चेंज किए उसकी फंक्शनैलिटी को मेरे को और एक्सटेंड करना है, डेकोरेट करना है। समझ गए? तो इसीलिए इसका नाम रखा गया डेकोरेटर। और डेकोरेटर को कॉल करने के लिए हमेशा @ यूज होगा। जिस भी फंक्शन पे आपको डेकोरेटर अप्लाई करना है, उस फंक्शन नेम से पहले @ और डेकोरेटर फंक्शन का नाम। तो कहीं पे भी फंक्शन नेम से पहले @ लग गया तो समझ जाना कि वो डेकोरेटर फंक्शन है। समझ गए? किसी भी फंक्शन नेम से पहले अगर @ लग गया, हर जगह समझ जाना वो डेकोरेटर है। क्लियर? दीपक, इतनी बात समझ में आई या नहीं आई? जी सर। क्लियर है? जी। चलो, आज के लिए लग रहा है ज्यादा हो गया। अब इसका प्रैक्टिकल जो है मंडे ही बताऊंगा। तो मंडे पहले डेकोरेटर का एग्जाम्पल बताऊंगा, देन उसके बाद फिर क्लास कैसे बनाते हैं, ऑब्जेक्ट कैसे बनाते हैं। तो पहले ही मैं बता रहा हूँ, ये टिपिकल कॉन्सेप्ट है, तो इतनी जल्दी आएगा भी नहीं समझ में, है ना। और डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और एआई के लिए उतना इम्पोर्टेंट है भी नहीं, है ना। जिसका जिसका फुल स्टैक है उसी को ध्यान देना है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं मंडे। हाँ बताओ। डेटा एनालिस्ट के लिए इतना इम्पोर्टेंट नहीं है क्या ये? ना यूज ही नहीं होगा। तो सर ज्यादा ध्यान ना दूं फिर क्या इस पे? ना इस पे ज्यादा ध्यान नहीं देना। ओके सर। फुल स्टैक वालों के लिए मस्ट है। ओके सर।